हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 रोटेशन सर्कुलर मोशन का टॉपिक टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल रेडियस। ये बेसिकली जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक है उसी के साथ है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वीडियो थी वो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो हमने सोचा इसको अलग से हम डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल रेडियस को डिस्कस करेंगे। अब एक सवाल है जिसके मैं आपसे पूछूं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड कितने दिनों में, कितने वक्त में अपना एक रोटेशन जो है मुकम्मल करती है, तो आप कहेंगे सर ये तो 365 दिनों में। कैसे पता चला कि ये 365 दिनों में अर्थ अब सन के अराउंड एक रोटेशन मुकम्मल करती है? या मैं अगर कहूँ कि आप मरकरी जो है कितने दिनों में वो रोटेशन मुकम्मल करेगी सन के अराउंड, मार्स कितने दिनों में एक रोटेशन मुकम्मल करेगा सन के अराउंड, इनको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे इनको डिटरमाइन करें और डिटरमाइन इनको किया किसने था? ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें एंड नोटिफिकेशन के आइकन पर आप क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे कि टाइम पीरियड क्या है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, मीन्स अगर ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इस पॉइंट से अगर वो मूव करे और अपना एक रोटेशन मुकम्मल करे तो एक रोटेशन मुकम्मल करने में जो टाइम इसको लगेगा उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन वेरी सिंपल है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब टाइम पीरियड को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, इसको हमने देखना है, इसकी फार्मूले को हमें चेक करना है। तो हमें पता है कि जो सिंपल एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो v बराबर डिस्टेंस अपॉन किसके बराबर होता है, टाइम के। अब यहाँ पे मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो अगर ये सैटेलाइट इस ए पॉइंट से मूव करके दोबारा इसी सेम पॉइंट पर मूव करके पहुंचेगा तो इसने एक रोटेशन मुकम्मल किया है। और रोटेशन अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट है तो वो जो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया होगा वो डिस्टेंस इस सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस डिस्टेंस की जगह पर जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है वो किसके बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर है। तो इस टोटल डिस्टेंस की जगह पर हम रखेंगे 2 पाई r रखेंगे और यही इस फार्मूले में किया गया है। ठीक है, तो v इजिकल टू 2 पाई r अपॉन टी के, ये 2 पाई r ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल है, ये बराबर होगा उस टोटल डिस्टेंस के। ठीक है, हमें पता है कि जो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का पिछले लेक्चर में हमने जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो फार्मूला क्या था, v इज स्क्वायर इज इक्वल टू g मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। ठीक है, मास किसका, सेंट्रल बॉडी का, डिवाइड बाय r, ये इसके बराबर था v स्क्वायर। इस v स्क्वायर को हमने यहाँ पे इस आज के इस लेक्चर में यूज करना है। कैसे, पहले आप इस v को आप स्क्वायर करें दोनों साइड पे। जब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर किया तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और आपके पास जो है ये 2 पाई r अपॉन टी, इसको भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 पाई r अपॉन टी होल स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, अब एक हमारे पास v स्क्वायर ये है और दूसरा v स्क्वायर ये है, इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, जैसे कि इस जगह पे इसने कंपेयर किया है। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है कि सबसे पहले तो आप स्क्वायर निकालें। जब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, पाई का स्क्वायर खत्म करेंगे तो पाई स्क्वायर, और r का स्क्वायर निकालेंगे तो ये r स्क्वायर, और t का निकालेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली इसका ये है कि 4, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर बराबर किसके, g मास ऑफ सेंट्रल बॉडी डिवाइड बाय r के। ठीक है, हमें t स्क्वायर निकालना है। जब हम t स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले t को जो है आप बराबर की इस साइड लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू g मास ऑफ सेंट्रल बॉडी मल्टीप्लाई ये टी स्क्वायर, ये टी इधर चला गया। ठीक है, अब ये जी एम जो है अपान में क्या है आपके पास आर है, ये वाला सेम आर को इधर लेके जाएं तो ये इस वाले आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा।
तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, बाकी क्या बचेगा, ये जी मास ऑफ सेंट्रल बॉडी, ये दोनों ये भी इक्वल के साइड आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी मास ऑफ सेंट्रल बॉडी बराबर क्या बचेगा, टी स्क्वायर के बचेगा। और यही हमारे पास इसने बुक नहीं किया हुआ है इस फार्मूले में। ओके, समझ में आया या नहीं आया? दोबारा आप इसको रिमाइंड करके आप इसको दोबारा देखिएगा कि मैंने किस तरह से इनको सॉल्व किया। सिर्फ हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक ये आर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है और दूसरा फार्मूला आपके पास जो है ये वाला है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके ये टाइम निकाला गया है। अब ये स्क्वायर ऑफ टाइम बराबर किसके, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय जी, कैपिटल जी, और एम जो है वो सेंट्रल। ठीक है, अब इसमें टी जो है टाइम पीरियड है ऑफ द ऑर्बिट, मीन जो ऑर्बिटिंग बॉडी है वो ऑर्बिटिंग बॉडी जो है उसका एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो क्या है, टाइम। आर जो है ऑर्बिट रेडियस है, मींस ऑर्बिट का जो सेंट्रल बॉडी के सेंटर से लेकर ऑर्बिट तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर है। ठीक है, और जी कैपिटल क्या है, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस आपके पास क्या है 11, ये इसकी वैल्यू है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को केपलर थर्ड लॉ कहते हैं। ये इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, केपलर थर्ड लॉ। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड बराबर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। इस फार्मूले को केपलर थर्ड लॉ कहते हैं। केपलर ये वो साइंटिस्ट है जिसने प्लानिटरी मोशन को एक्सप्लेन किया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए केपलर ने 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए, 3 जो है इसने लॉज दिए। जो तीसरा उसका लॉ है वो लॉ ये है। अब उस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, उसकी लॉ की स्टेटमेंट ये है, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लानेट। अब ये टी स्क्वायर क्या है, जो ऑर्बिटल पीरियड है प्लानेट का, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। इस आर को सेमी मेजर एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल पीरियड जो होगा प्लानेट का या टाइम पीरियड जो होगा प्लानेट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यूब ऑफ द आर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को केपलर थर्ड लॉ कहते हैं। अब इस फार्मूले से हम टाइम फाइंड करते हैं कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हम इस वाले फार्मूले से हम जो है क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसमें फार्मूले में क्या क्या है, एक 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट, कैपिटल जी भी कांस्टेंट, जो सेंटर की बॉडी है, जो सेंट्रल बॉडी होगी उसका मास भी कांस्टेंट होगा। सिर्फ वेरिएबल आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगा, वेरी होगा, तब्दील होगा। कैसे, क्योंकि जो प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर परफेक्ट नहीं है। अगर हम कहें कि ये अर्थ है, ठीक है, सन के अराउंड मूव कर रही है, तो ये परफेक्ट जो है आपके पास क्या है, सर्कुलर नहीं है। तो प्लैनेट जब सन के अराउंड मूव करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो जब सन के करीब आ जाते हैं वहाँ पे डिस्टेंस कम होता है, लेकिन कुछ जो है ऐसी पॉइंट्स है जहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सिर्फ आर जो है वो क्या होगा, तब्दील होगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करके हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, और इसी फार्मूले से हमने टाइम पीरियड निकाला कि जो अर्थ का जो है एक रोटेशन जो है 365 दिनों के अंदर जो है कंप्लीट होता है, वो इसी फार्मूले के ज़रिए हमने कैलकुलेट किया। मरकरी ऑलमोस्ट 88 डेज़ में या 87 में, अगर मुझसे भूल नहीं हो रही है, तो उसमें एक चक्कर अपना, एक रोटेशन अपना कंप्लीट करता है। तो सबसे जो है फास्ट कम दिनों में जो रोटेशन कंप्लीट होता है सन के अराउंड, वो मरकरी का होता है। तो मरकरी को फास्टेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। आई होप कि ये टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।